सिंपल प्रोग्राम, प्राइम नंबर परफेक्ट नंबर पूछा फिर भी लोगों को नहीं आता है, लॉजिक बताओ फिर भी नहीं आता है। लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जो उन्होंने पढ़ा है या फिर प्रोग्राम लिखा है या सिमिलर है तो वो लिख सकते हैं। खुद का लॉजिक अगर डेवलप करना है तो नहीं कर सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आपको प्रोजेक्ट किस वे में कंपाइल करना है, कहाँ पे डिबग लगाना है, कहाँ पे आप रूट कॉज ढूंढ सकते हो, और फिर प्रोजेक्ट टाइप लेना है। हे हाय एवरीवन, दिस इज मी राज सूर्यवंशी। तो हम आ गए हैं एक नया पॉडकास्ट लेके आप सबके लिए। सबसे पहले वी आर वेरी सॉरी कि 4 महीने का वेट आपको करना पड़ा, बट अभी ये वाला पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इसमें हमने बात की है एक इंडस्ट्री लेवल के लोगों से, मतलब जो इंटरव्यू लेते हैं बच्चों का, उनसे हमने बात की है और इंडस्ट्री ट्रेंड्स के बारे में बात की है, इंटरव्यूज़ के बारे में बात की है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की है। आई होप आप सबको ये पसंद आएगा, सो मेक श्योर यू वॉच द एंड। थैंक यू। हाय सर, वेलकम टू द ट्राइपॉड शो। तो सबसे पहले हाउ आर यू? आई एम फाइन। ओके, सो टेल मी समथिंग कि आपको कॉलेज लाइफ बेटर लगती थी कि अभी की लाइफ बेटर है? सी ऑब्वियसली कॉलेज लाइफ बेटर लगेगी, बट मेरे लिए वो कॉलेज लाइफ बेटर नहीं थी। आज की लाइफ मेरे लिए बहुत बेटर है। नाउ आई एम वेल सेटल, एवरीथिंग इज सेटल, आई कैन डू एवरीथिंग व्हाट आई वांट टू डू, राइट। कॉलेज में था तब थोड़ा सा मनी प्रॉब्लम ये वो था, राइट। सो तब मुझे जो करना है, जो भी सीखना है, जहाँ जाना है, और भी कुछ रहेंगे मेरे शौक वगैरह, वो मैं पूरे नहीं कर सकता था। बट नाउ आई कैन डू एवरीथिंग, राइट। सो मुझे अभी की लाइफ थोड़ी बेटर लग रही है कॉलेज की लाइफ से ज़्यादा। ओके, बेसिकली अभी की लाइफ इज मोर बेटर बिकॉज अभी की लाइफ में यू कैन डू व्हाट यू वांट टू डू। और पिछले टाइम में जब व्हेन यू वर इन कॉलेज, तो हाउ वाज द सिनेरियो बैक देन? फैकल्टीज कैसे थी? अभी के टाइम पे फैकल्टीज थोड़ा सा मतलब अभी छोड़ देती है, बट उस टाइम फैकल्टीज कैसे थी? कॉलेज लाइफ कैसी थी उस टाइम? फैकल्टीज मीन्स वाज गुड, बट हमेशा हर जगह पे हमने देखा है कि बहुत सारे सिलेबस कंप्लीट नहीं होते, तो हमारे यहाँ भी वैसे ही हो रहा था। सिलेबस टाइम में कंप्लीट नहीं होता था, वैसे ही एग्ज़ाम देना पड़ता था। तो सेम सिनेरियो अब भी होगा। तो उसके लिए मोस्ट ऑफ द केसेस में बाहर ट्यूशन्स वगैरह करते थे। सो फैकल्टी के साथ मोस्टली कोऑर्डिनेशन तब भी होता था जब हम लैब में थे। तो लैब में बहुत कम जाते थे, बस एक प्रोजेक्ट के लिए या फिर असाइनमेंट रहते तभी जाते थे। एंड ज़्यादा क्लोज जो डिस्कशन होता था वो लैब में ही होता था। और क्लासरूम में मोस्टली थ्योरेटिकल और फिर वही सब क्वेश्चंस एंड आंसर चलते थे। एंड तब हम जो प्रोजेक्ट वगैरह करते थे और जो प्रोग्राम्स बनाते थे, मोस्टली वो हिस्टोरिकल डेटा यूज़ करके या फिर कहीं से कहीं का कॉपी करके ऐसे ही मोस्टली किया जाता था। तो एक्सपेक्ट था कि अपने मन से, माइंड से खुद लिखो प्रोग्राम, तब वहाँ पे उतना हो नहीं रहा था। तो लेकिन फैकल्टी तो वही एक्सपेक्ट करती है कि आप अपने माइंड से लिखो, बट वो होता नहीं है एक्चुअली में। ओके, एंड वाज यू अ गुड स्टूडेंट और ठीक ठाक गुड स्टूडेंट थे? एवरेज। नाउ टेल मी समथिंग कि आप खुद एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, तो आपको कुछ ऐसे चैलेंजेस आते हैं क्या कि नए बच्चे जब आते हैं, जब नए कैंडिडेट्स आते हैं, तो व्हाट आर द क्वालिटीज यू सी इन दैट कैंडिडेट्स कि उनको जॉब के लिए नेसेसरी है? फॉर क्वालिटीज़ मीन्स हमें जो चाहिए, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक उसका स्किल सेट है क्या, फर्स्ट वो हम देखते हैं। अगर मुझे कोई .NET का बंदा चाहिए, मेरा प्रोजेक्ट कुछ कम्युनिकेशन रिलेटेड है, कुछ डिवाइस रिलेटेड है,
या डोमेन मेरा कुछ केमिकल प्लांट रिलेटेड है या फिर टैली एंड ऑल दिस वेब एपीआई वगैरह ये सॉफ्टवेयर के रिलेटेड है, तो उस हिसाब से ही मैं कैंडिडेट में क्वालिटीज़ उसके रिज्यूम में वो सारा है क्या जो स्किल सेट मुझे चाहिए मेरे प्रोजेक्ट के लिए वो पहले होना चाहिए। सेकंड थिंग जो मुझे उसको पूछना है उसका प्रॉपर आंसर उससे आ रहा है क्या, राइट। आंसर मीन्स उसको मेरे सवाल का वाई एंड हाउ का क्वेश्चंस का आंसर आना चाहिए, राइट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों को व्हाट आता है, मैंने उसको पूछा कि बता पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, ये कंपाइलर क्या है, ये पूछा, थ्योरेटिकली वो बता दिया, प्रोग्राम लिख के दिखा दिया, बट एक्चुअली में उसको प्रोजेक्ट में कहाँ पे यूज़ करना है वही नहीं पता रहता, राइट। तो वो बंदे को आना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज उसको होना चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए बंदा, ताकि वो जब मैं उसको कुछ काम दूँ, कुछ असाइन करूँ, तो उसने खुद ने इनिशिएटिव लेके वो स्टार्ट करना चाहिए, थोड़ा बहुत कुछ आइडिया अपने दिमाग से लानी चाहिए, तो वो मैं एक्सपेक्ट करूँगा वो क्वालिटीज़ उसके अंदर हो। उसके बाद कैंडिडेट शुड बी मोर कॉन्फिडेंट व्हाट ही इज सेइंग, राइट। एंड उसने बहुत सारा अगर स्टडी किया है, राइट, बहुत सारा स्टडी किया है, बट उसमें से जो करेक्ट और जो मुझे लग रहा है वो मैच हो रहा है कि मैं देखूंगा, राइट। तो उसके लिए मुझे उसका कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज, कुछ उसको रिटर्निंग में कुछ आ रहा है क्या वो देखना पड़ता है। तो एक्चुअली में बच्चों को कॉपी पेस्ट करने की बहुत आदत रहती है आजकल, कि कुछ भी उनको प्रोग्राम लिखना है, कुछ भी करना है, तो वो गूगल पे जाते हैं, कॉपी करते हैं, फिर रन करते हैं, एग्जीक्यूट करके वो उसमें कुछ एक्सटेंड करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं और दे देते हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि सिंटैक्स वगैरह छोड़ दो, मुझे सिंटैक्स से कुछ लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ लॉजिक से लेना देना है। कि मैंने अगर उसको बोला है कि मेरे एडिशन सब्ट्रैक्शन का लॉजिक लिख के दिखा, तो उसने वो लॉजिक कैसे लिखा है उस पर मैं फोकस करूँगा, ना कि उसने कौन सा सिंटैक्स कहाँ पे यूज़ किया है। क्योंकि कौन से भी लैंग्वेज में वो गया, फिर भी उसको सिंटैक्स जब वो बैठेगा तब कर पाएगा वो, बट उसका लॉजिक क्लियर होना चाहिए। तो लॉजिकली बंदा एकदम परफेक्ट होना चाहिए, थ्योरेटिकली इट्स ओके, practically should be confident, clear, logically confident, clear, and active. You should be active. Yes. Most important. अभी एक्टिवनेस के ऊपर कुछ एग्जांपल्स आप दे सकेंगे, लाइक आपके कुछ जूनियर्स वगैरह होंगे तो अभी फिलहाल का ही एग्जांपल है, मैंने एक बंदे के साथ एक कंपनी में गया था, तो दो बंदे थे मेरे साथ, एक बंदा मेरे पीछे, दोनों मेरे पीछे खड़े रहे, लेकिन एक बंदा जो था वो सिर्फ नोट कर रहा था, मैं जो उसको कनेक्शन कम्युनिकेशन करके दिखा रहा था सिस्टम के साथ। उसके बाद मैं डेटा ट्रांसफ़र कर रहा था, ट्रांजैक्शन कर रहा था, सब चीज़ें एसक्यूएल में वगैरह इधर उधर वो सब मैं दिखा रहा था। तो एक बंदा सिर्फ नोट कर रहा था, दूसरा बंदा मुझे बता रहा था, मुझे हेल्प कर रहा था, मोबाइल में गूगल पे देख रहा है, कहीं और लैपटॉप पे देख रहा है, बता रहा है कि सर ये कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, तो आप यहाँ का सेटिंग चेंज कीजिए, इसमें यहाँ पे जाइए, वहाँ पे चेंज कीजिए। सो दैट काइंड ऑफ एक्टिवनेस एक्चुअली वी वांट, कि खुद ने जाकर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन इनिशियल लेना चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए उसमें, जाकि दूसरा जो बंदा है वो सिर्फ नोट कर रहा है। मुझे पता है कि कल अगर मैंने उसको इंडिपेंडेंटली भेजा वो कंपनी में कुछ काम करने के लिए, तो उसको नहीं जमेगा, बट जो दूसरा पहला वाला बंदा है उसको जमेगा वो, क्योंकि उसने खुद थोड़ा सा तो हाथ पे उसमें मारे हैं, राइट। तो ऐसे बहुत से इंसिडेंट है, जैसे कि एक कंपनी में मैंने तो वैसे बहुत सारी कंपनीज में काम किया है, MNCs एंड ऑल, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मैंने बहुत काम किया है। तो ऐसे में एक रेलवे का, अपना इंडियन रेलवे का प्रोजेक्ट कर रहा था, तो वहाँ पे हम दो बंदे गए थे, पंजाब में था वो, RCF में। तो वहाँ पे हम लोग तकरीबन 6 महीना थे, और तब तक हमने जो डिज़ाइन बनाया था और जो एग्जीक्यूटेबल बनाया था, तो उसका सब हमने किया, सब कुछ हो गया, डिलीवर कर दिया, कस्टमर एग्री, सब कुछ एग्री था। बट जो बैकएंड का जो काम, बैकएंड इन द सेंस जो मेरे साथ जो असिस्टेंट था, तो उसने, मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा था कि उसने ट्रेनिंग
इनिशिएटिव करना चाहिए। तो ट्रेनिंग में उसने कुछ वीडियोस एंड कुछ ये निकाले, कुछ फोटोज एंड एक डॉक्यूमेंट बनाए, हेल्प डॉक्यूमेंट। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एटलीस्ट ही शुड बी मोर टॉकेटिव एंड मोर, मतलब उसने प्रॉपरली सामने वाले को कन्विंस करना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए एंड सामने वाले को समझना चाहिए। मतलब वो कस्टमर को उसने ट्रेनिंग दिया, उसने डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करे, जो भी उसका रिलेटेड इंफॉर्मेशन, वीडियोस, ऑल दिस थिंग उसने दिया, तो कस्टमर इज वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो वो एक चीज़ है कि आप सिर्फ अपना कोडिंग और इस पे ध्यान मत दीजिए, आप बाकी के भी जो पॉइंट्स है, जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट, आपके प्रेजेंटेशन स्किल, आपका जो और भी कई तरीके के मतलब पॉइंट्स है जो आपको ध्यान देने हैं। आप कैसे सामने वाले को कन्विंस कर पाते हो, सामने वाला आपको किस मतलब किस तरीके से आपसे क्वेश्चन कर रहा है, उसके प्रॉपर आंसर आप दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay. And talking about the interview process, like what is the basic interview process in companies? सो अभी मैं तो इतना एक्सपीरियंस होने के बाद बहुत सारे इंटरव्यू लेता हूँ, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के कैंडिडेट की भी इंटरव्यू लेता हूँ। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट रहता है, मतलब जब एचआर से पर्सन सिलेक्ट होके मेरे पास आता है, तो एचआर किस बेसिस पे सिलेक्ट करता है उसको, what is his percentage on all this thing, the whatever company required the skill sets that mention in his resume or not, वो अगर मैच हो रहा है तो रिज्यूम सिलेक्ट करके हमारे पास भेज देते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि उस रिज्यूम से उसने लाइव और करंट प्रोजेक्ट कौन कौन से डोमेन में किए हैं वो हम देखते हैं, स्किल सेट देखते हैं उसका, और वो स्किल सेट हमारे प्रोजेक्ट के साथ मैच हो रहा है कि नहीं। अगर मेरे कंपनी में 10 प्रोजेक्ट चालू है और एक प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, तो पहला प्रोजेक्ट जो है उस पे जो अगर मुझे डॉटनेट का या जावा का चाहिए, तो मैं देखूंगा कि बंदे को डॉटनेट का बेसिक नॉलेज है क्या। बेसिक नॉलेज इन द सेंस कि उसको बेसिक क्वेश्चंस, 10 ईयर्स के एक्सपीरियंस वाले बंदे को बेसिक क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे सकता वो, लेकिन वो एडवांस क्वेश्चन के आंसर देख सकता है, वो प्रोजेक्ट में क्या है वो देख सकता है। लेकिन बेसिक क्वेश्चन मैंने उसको पूछा कि व्हाई टू यूज द इंटरफेस एंड व्हाई टू यूज एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड वेयर टू यूज, हाउ टू यूज, ये अगर मैंने क्वेश्चन पूछा तो आता नहीं है। मेथड ओवरराइडिंग पूछा तो आता नहीं है। सिंपल क्वेश्चंस जो आप स्टार्टिंग में पढ़ते हो वो आते नहीं है 10 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस वालों को भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो प्रिपेयर करके नहीं आते शायद, और प्रिपेयर करने की जरूरत है ही नहीं। अगर एक कैंडिडेट जब हमारे पास आता है तो हम उसको बेसिक क्वेश्चंस पहले पूछते हैं। तो बेसिक क्वेश्चंस में सो टेल नहीं, मुझे स्टेप बाय स्टेप बताइए कि लाइक फर्स्ट जब कैंडिडेट आता है तो वो किसको अप्रोच होता है, मतलब कंपनीज में, मतलब यू सेड एचआर आई थिंक इज द सेकंड पर्सन, बट फर्स्ट पर्सन किसको अप्रोच होता है? वो एचआर ही रहते हैं ना। फर्स्ट इज द एचआर एंड देन सेकंड वो आगे जाके सीनियर से वो बात करता है। नहीं, सी फर्स्ट ऑफ ऑल एचआर राउंड होता है। एचआर सिलेक्टिंग प्रोफाइल्स from Naukri and LinkedIn, from any other website, they are searching the profiles, right? Okay. Whatever the profile is matching with their skill set, the required project skill sets, then वो उनको इंटरव्यू का शेड्यूल करते हैं। Okay. ठीक है, then वो रिज्यूम्स हमारे पास आते हैं जो कि हम इंटरव्यू लेंगे, राइट? राइट। हम क्या करेंगे, उस रिज्यूम का जो स्किल सेट्स और जो प्रोजेक्ट्स है वो हमारे डोमेन और हमारे स्किल सेट के साथ मैच होता है कि नहीं देखेंगे। ठीक है, अगर उसका डोमेन कुछ अलग है, वो वेब एपीआई का बंदा है, हम विंडोज डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं या जावा पे काम कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा प्रायोरिटी विंडोज वाले को देंगे। ओके, राइट, सेकंड में उसको देंगे। मतलब इट्स इम्पोर्टेंट कि आप किस डोमेन में काम करके अप्लाई कर रहे हो। राइट। ओके, सो मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो उस रिज्यूम के साथ मैच हो रही कि नहीं वो पहले मैं देखूंगा, राइट? तो वही रिज्यूम मेरे पास आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास मिक्स रिज्यूम आ सकते हैं, राइट? तो मिक्स रिज्यूम में फिर मुझे उस तरीके से सवाल पूछने पड़ते हैं, राइट? तो अगर मेरे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट कोई डॉटनेट है, तो जब कैंडिडेट मेरे सामने आता है तो मैं उसको बेसिक क्वेश्चंस पहले पूछता हूँ।
बेसिक क्वेश्चंस मीन्स वेरी स्टार्ट और इनिशियल्स ऑफ डॉटनेट क्वेश्चंस, Okay. राइट? मतलब डॉटनेट में ये पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ये क्या है, ये क्यों यूज होता है और कहाँ पे यूज होता है, Okay. अगर वो यूज करना है तो मुझे मेरे प्रोजेक्ट में यूज करना है या तुमने तुम्हारे प्रोजेक्ट में कहीं पे यूज किया है क्या Okay. वो सवाल का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो थ्योरी कैसे कर रहा है, वो कोड कैसे लिख रहा है, या फिर उसको पूरा कोड आता है, उसको डिजाइन पैटर्न पूरा आता है, राइट? तो वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसका कंसेप्ट क्लियर है कि वो हमारे लिए ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल उसका क्लियर है क्या, उसको अगर मैंने बोला कि ये डिजाइन पैटर्न मुझे यहाँ पे यूज करके दिखा, फैक्ट्री यूज करके दिखा, तो उसको आना चाहिए कि मेरे प्रोजेक्ट में कहाँ पे वो इंक्लूड कर सकता है वो। अगर उसका एक्सपीरियंस 5-10 प्लस ईयर्स है तो ओके। मेरे पास तो इतने 10 ईयर्स के आते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में बेसिक में फंस जाते हैं, बेसिक के आंसर देने ही नहीं आते हैं उनको। और अगर कोई फ्रेशर है, मतलब उसने अभी बैचलर्स किया, उसका अभी इंजीनियरिंग हुआ है, देन व्हाट इज द प्रोसीजर? लाइक उसका बेसिक्स तो क्लियर होता है, बट व्हाट इज द प्रोसीजर देन? बैचलर के लिए तो काफी टफ जाता है थोड़ा इंटरव्यू। हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बैचलर कॉन्फिडेंट नहीं रहते। हाँ। बहुत सारे इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट बिल्कुल मुझे दिखते नहीं है बैचलर। ओके। कि वो जो आंसर करने वाले वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है वो उनको ही पहले पता नहीं होता। तो उनका प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम होता है पहली बात। तो उन्होंने प्रैक्टिकल के लिए बहुत प्रिपरेशन करना चाहिए इंटरव्यू के लिए, जो कि वो करके नहीं आते हैं। सिर्फ थ्योरेटिकल उनका नॉलेज अच्छा रहता है, उनको प्रोग्राम लिखने आते हैं, उनको जो क्वेश्चन पूछा है वो करने आता है, बट अगर मैंने कुछ लॉजिक पूछा हाँ, तो वो फंस जाते हैं। लॉजिक लिखने को बोला नहीं आता है, सिंपल प्रोग्राम, प्राइम नंबर परफेक्ट नंबर पूछा फिर भी लोगों को नहीं आता है, लॉजिक बताओ फिर भी नहीं आता है। लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जो उन्होंने पढ़ा है या फिर प्रोग्राम लिखा है या सिमिलर है, तो वो लिख सकते हैं। खुद का लॉजिक अगर डेवलप करना है तो नहीं कर सकते हैं, तो ओवर द एक्सपीरियंस आता है, ओवर द एक्सपीरियंस आता है। बट फ्रेशर्स ने ये एक्सपीरियंस इंटरव्यू से पहले ही प्रिपरेशन करना चाहिए कि लॉजिक कैसे बिल्ड करना है, कैसे डेवलप करना है अपने प्रोजेक्ट के थ्रू, या फिर उन्होंने कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेने चाहिए, छोटे प्रोजेक्ट खुद ही सेल्फ क्रिएट करने चाहिए, बिना कॉपी किए, बिना देखे इधर उधर, खुद ही उसका लॉजिक लिखना चाहिए, ट्रायल टेस्ट करना चाहिए, मल्टीपल टेस्ट केसेस लिखने चाहिए, वो टेस्ट करने चाहिए। छोटे से मॉड्यूल जो प्रोजेक्ट्स जो है वो इंडिपेंडेंटली अगर काम कर सकते हैं, उसका क्लास डायग्राम बना सकते हैं, उसका UML सीक्वेंस डायग्राम बना सकते हैं, वो बनाना आना चाहिए उनको, राइट? उसके बाद सॉलिड प्रिंसिपल उसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या करना होता है, और कौन सा कंसेप्ट कहाँ पे फिट होता है। अगर प्रोजेक्ट सिंपल बात है, मुझे एक प्रोजेक्ट मेरे पास दिया है, वो प्रोजेक्ट मैंने कॉपी करके या फिर उसका एक्सेस मैंने बंदे को दिया और उसको बोला कि ये प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे जाके ये एक मॉड्यूल उसमें ऐड करना है, उसको इवन कंपाइल, डिबग, बिल्ड, सेटअप कुछ नहीं आता है, बेसिक थिंग है। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आपको प्रोजेक्ट किस वे में कंपाइल करना है, कहाँ पे डिबग लगाना है, कहाँ पे आप रूट कॉज ढूंढ सकते हो, और फिर प्रोजेक्ट टाइप लेना है। तो अगर मैंने बोला है कि मुझे क्लास लाइब्रेरी बनानी है, तो कौन सा टाइप उनको सिलेक्ट करना है। क्लास लाइब्रेरी के लिए अगर मुझे मेरी रिक्वायरमेंट है कि ऑल प्लेटफॉर्म पे मेरी क्लास लाइब्रेरी या मेरी EXE चलनी चाहिए, विंडोज़, लिनक्स, मैक, ऑल प्लेटफॉर्म पे, तो उनको पता नहीं है कौन सा प्रोजेक्ट टाइप सिलेक्ट करना है। तो स्टडी करते हैं, थ्योरेटिकल स्टडी अच्छा है, जो कॉलेज लाइफ में सीखा है वो बहुत अच्छा है, बट एक्चुअल में जब आपको प्रोजेक्ट दिया है, कोई काम दिया है, तो आपको पता नहीं होता है कि मैं इसको स्टार्ट कैसे करूँ। स्टार्टिंग में ही बहुत सारे 50% लोग फंस जाते हैं, ठीक है? तो इसलिए उन्होंने पहले ही कुछ प्रोजेक्ट रेडी करने चाहिए, सेल्फ स्टडी। भले वो ऑलरेडी है चलेगा, प्रेजेंस है चलेगा, लेकिन सेम देख के तो एटलीस्ट उन्होंने खुद का प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। कंसोल एप्लीकेशन, विंडोज़ एप्लीकेशन, कोर एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, सर्विसेज, ये वो
एटलीस्ट एक एक छोटा मॉड्यूल उन्होंने बनाना आना चाहिए, तभी उनका प्रैक्टिकल नॉलेज क्लियर होगा और तभी वो क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर दे पाएंगे एंड फिर वो इजी रहेगा उनके लिए इंटरव्यू। बट अभी सिर्फ थ्योरेटिकल के आंसर दे सकते हैं, बाकी नहीं दे सकते हैं। Okay. And talking about the companies and MNCs, अभी how does a proper corporate life look like? क्योंकि लोगों को बहुत fascination होता है कि corporate life में ये होता है, इतने सारे ये होती है, but inside हमें नहीं पता है। inside इन लोगों को पता है जो कि already काम कर रहे हैं corporate में। तो exactly how corporate life look like from inside? कि उतना fascinating है या बहुत सारे उसमें potholes भी है? तो मैंने देखा है कि बहुत सारे जो नए कैंडिडेट रहते हैं उनको लगता है कि अभी बहुत अच्छा फ्यूचर है, हम ये करेंगे वो करेंगे। उनके घर वालों को लगता है अभी हमारा लड़का अच्छा पैकेज पे फॉरेन चला जाएगा, ये होगा वो होगा। बट एक्चुअली 100% लोगों के साथ नहीं होता है ये, क्योंकि जो आज का कल्चर है, मतलब आज का जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड कैसे है कि कॉरपोरेट लाइफ में प्रेशर बहुत ज़्यादा है, काम का लोड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और उस केस में आपको जो आपके लाइफ बैलेंस करना है वो आप प्रॉपरली कर नहीं पा रहे हो। आपका डे टू डे लाइफ और आपकी जो मतलब प्रॉपरली आप एक टाइम उसको डेडिकेट करें आपके वर्क को, दूसरा जो बचा हुआ टाइम आपकी पर्सनल लाइफ को डेडिकेट करें, राइट। तो वो आप इनबैलेंस हो रहा है अभी। और बहुत सारे कैंडिडेट्स का, जो नए कैंडिडेट्स है उनको जो लगता है कि कॉरपोरेट लाइफ में इजी लाइफ है, ये है वो है, वो काफ़ी हद तक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में इजी लगती है। बट सर्विस बेस में ऐसा नहीं है। सर्विस बेस में अभी मैं भी काम किया है, दोनों में काम किया है, उसमें बहुत सारे टेंशन्स रहते हैं, बहुत सारा फेस करना पड़ता है, वर्क को डिलीवरी देनी पड़ती है, आंसर्स करने पड़ते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है प्रोजेक्ट्स की। उसके बाद मतलब बहुत सारे फैक्ट्स है जो आपको फेस करने पड़ते हैं, राइट। टेस्टिंग है, डिलीवरी है, रिव्यूज़ है, रेट्रोस्पेक्शन है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे कौन से फेज में आप काम बहुत होता है। एंड ऑल्सो व्हाट आर दी लाइक एक्चुअल फैक्चुअल थिंग्स कि 1-1 करोड़ का पैकेज लगता है, जो हम न्यूज़ में पढ़ते हैं कि इस बच्चे को 1 करोड़ का लगा, इस बच्चे को 50 लाख का लगा। सो इज़ दैट ट्रू कि आईटी सेक्टर में फ्रेशर को इतना बड़ा पैकेज लगता है क्या, और अगर लगता है तो उसके क्या ड्रॉबैक्स है? नहीं, इट्स नॉट ट्रू एक्चुअली। सो इट डिपेंड्स, मतलब आप कौन सी टाइप की कंपनी में हो, राइट। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट और इसमें हो, प्रोडक्ट बेस्ड में हो, तो थोड़ा अच्छा पैकेज मिलने के चांसेस है। बट उसके लिए आपका स्किल्स और आपकी मेहनत भी उसको मायने रखती है, राइट। तो एटलीस्ट मिनिमम नॉर्मल कंपनी में 10 का पैकेज तो फ्रेशर्स को मिलता है, 10 लाख पर ईयर। यस। और मिनिमम 5 लाख से आगे और 10 लाख तक मिलता है। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में 1 लाख 2 लाख से भी स्टार्ट है, और कुछ कंपनी तो स्टार्टिंग में देती ही नहीं है। दिस इज़ द फैक्ट। तो आपको अगर कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता है तो आप क्या करते हो, फिर बाहर ढूंढते हो, फिर इंटर्नशिप किधर मिलता है कि वो देखते हो, फिर कुछ पेड इंटर्नशिप देखते हो। तो उस केस में काफ़ी लॉस होता है आपका, क्योंकि आपको वो गैप आ जाता है, राइट। आपको जो सीखना है वो सीख नहीं सकते हो, आप सीखने को कम मिलता है। देन आपको मतलब बहुत सारा जो करंट ट्रेंड इन आईटी है वो आप मिस कर देते हो उस केस में। करंटली क्या चल रहा है, मार्केट में कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन सा टेक्नोलॉजी है, किस पे आप काम कर रहे हो, वो सब आप मिस कर देते हो। फिर आप कहीं ओल्ड टेक्नोलॉजी पे, कहीं ओल्ड एनी स्मॉल स्केल कंपनी में, एनी कहीं पे तो ओल्ड इस पे काम करते हैं। अगर स्मॉल स्केल कंपनी में ज्वाइन कर लिया तो व्हाट आर द चांसेस ऑफ ग्रोथ, और क्या होता है?
यस सो in आपको terms of money as well and in terms of his career as well. तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है स्मॉल स्केल कंपनी में। स्टार्टिंग में बहुत सारा आपको टेंशन्स रहते हैं, मतलब अगर ऐसा नहीं रहता कि आप सिर्फ डेवलपमेंट करोगे, तो आपको रिक्वायरमेंट से लेकर डिलीवरी तक जितने भी फेजेस है 7 फेजेस, वो सब के थ्रू स्मॉल स्केल कंपनी में जाना पड़ता है। सीखने को आपको बहुत सारा मिलता है स्मॉल स्केल में, क्योंकि वहाँ पे आप इंडिविजुअल डेवलपर होते हो जिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है प्रोजेक्ट डिलीवरी देनी है, राइट। तो कस्टमर के पास जाके रिक्वायरमेंट लेके उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है उस पर दिमाग लगा के आपको प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंटेशन करके उसको टेस्टिंग करके उसको डिलीवरी करना है, राइट। तो ये सारा आपको आ सकता है अगर आप स्मॉल स्केल में गए, लेकिन अगर आप लार्ज स्केल में गए तो आपको सिर्फ उतना मॉड्यूल पता है, आपको सिर्फ उतनी टेक्नोलॉजी पता है, आपको सिर्फ उतना कोड दिया जाता है जिसमें आप काम करोगे। बट आगे जाकर फिर आपको नए नए एडवांस टूल्स, नए नए पैकेजेस एंड ऑल दिस थिंग, वो जैसे ही प्रोजेक्ट में कुछ वैराइटीज़ कॉम्बिनेशंस ये वो एक्सटेंशन आते हैं वैसे आपको सीखने को मिलता है, राइट। और स्मॉल स्केल में थोड़ा जल्दी सब कुछ सीखने को मिलता है, बट पैकेज पॉइंट ऑफ व्यू और ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू स्मॉल स्केल में थोड़ा टाइम लगता है। तो फिर what a candidate should do अगर स्मॉल स्केल में गया, then he should take experience और शिफ्ट करना चाहिए। यस, एटलीस्ट 2 years का एक्सपीरियंस उसने लेना चाहिए। ओके। क्योंकि शिफ्ट करेगा फिर भी उसको कुछ आएगा नहीं, राइट। तो अगर MNC में आप जाते हो तो आपको डायरेक्टली 1-आध महीने का ट्रेनिंग देके डायरेक्टली सीट पे बैठा देते हैं और ये प्रोजेक्ट ले लो और इसमें आप काम करोगे। अगर अजाइल है तो इट्स गुड एंड वेल। अजाइल में अगर आप काम करोगे एटलीस्ट आपके साथ कोई बंदा है जो आपको पेयर प्रोग्रामिंग में हेल्प करेगा, या आप एक दूसरे को हेल्प करके थोड़ा सा इधर उधर ढूंढ के कुछ ना कुछ डिलीवरेबल आप बना सकते हो, राइट। बट आपका लॉजिक क्लियर नहीं होगा, आपको खुद से करना नहीं आएगा जल्दी से। So minimum 2 years of experience is needed, then you can shift. यस, और वो भी एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे आपको बहुत सारा सीखने को मिला है, ना ही कि सिर्फ एक प्रोजेक्ट है और उस पे ही आप 2 साल तक काम कर रहे हो और वही एक ही मॉडल पे आप उतना ही कोड पे काम कर रहे हो। अगर वैसा है तो आपको बाकी का कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि आपको बहुत सारे टेस्टिंग टूल्स नहीं पता चलेंगे, डेवऑप्स पता नहीं चलेगा। टेल मी समथिंग कि अभी यू हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, लाइक 10, 11, 12 years का एक्सपीरियंस है आपके पास, सो 10+ एक्सपीरियंस। सो आर देयर ऑफिस पॉलिटिक्स इन्वॉल्व इन दैट? क्योंकि हर किसी कॉर्पोरेट में जब आप जॉब करते हो तब कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स चलता है, तो आईटी सेक्टर में ऐसा है क्या? एक्चुअल में टीम बॉन्डिंग है क्या, या पॉलिटिक्स भी चलता है? नहीं, आईटी सेक्टर में थोड़ा कम होता है ये चीज़ें। तो आईटी सेक्टर में अगर आप वाटरफॉल में नहीं और अजाइल में काम कर रहे हो तो बहुत बेनिफिशियल रहता है। ऑडियंस के लिए बता दें कि वाटरफॉल और अजाइल क्या? सो वाटरफॉल मतलब आप एक स्पेसिफिक स्टेप्स में काम कर रहे हो। जैसे कि कुछ प्रोजेक्ट आपके पास आया है तो वो प्रोजेक्ट आपने काम स्टार्ट किया है और वैसे ही आप उसको एंड तक लेके जा रहे हो। बट अजाइल में आपके ऊपर डिपेंड है, आपको कितना पार्ट उठाना है, आपको कितना पार्ट उसमें एक्सटेंड करना है। बीच में अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ले सकते हैं। अगर कुछ निकालना है तो वो इनिशिएट कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट ये है कि इट ईजी फॉर यू, मतलब वो वहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपने लायक कितना काम उठा सकते हो। मुझे अगर एक स्प्रिंट का काम दिया है तो मैं एक स्प्रिंट में इतना काम उठा के इतनी डिलीवरी में दे सकता हूँ। और अजाइल में आप थोड़ा सा पेयर प्रोग्रामिंग वगैरह भी कर सकते हो, राइट। मतलब आपको अगर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, तो आप किसी और कलीग के साथ बैठ के पेयर प्रोग्रामिंग करके वो सॉल्व कर सकते हो तुरंत। बट डिलीवरी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऐसा प्रॉब्लम आता है कि डिलीवरी नहीं होती है या फिर टेस्टिंग में इश्यूज आते हैं या और कोई इशू आते हैं, डिज़ाइन फॉल्स एंड ऑल। तो उस केस में इट्स नॉट अ पार्ट और इट्स नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिंगल डेवलपर,
इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल टीम। मतलब पूरी टीम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है अगर कुछ इशू है और डिलीवरी नहीं टाइम पे हो रही। मतलब अगर एक बंदे ने उसका प्रोजेक्ट लाइक डेडलाइन मैच नहीं की तो इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीट टीम। मतलब पूरी टीम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है अगर कुछ इशू है और डिलीवरी नहीं टाइम पे हो रही है। मतलब अगर एक बंदे ने उसका प्रोजेक्ट लाइक डेडलाइन मैच नहीं की तो Yes. इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीट टीम। और इश्यूज है, कुछ टेस्टिंग में फॉल्स है, या फिर मेरा प्रोजेक्ट एकदम सही से है और डिलीवरी मैंने दे दी, लेकिन एट द टाइम ऑफ डेमो और एट द टाइम ऑफ कस्टमर यूजिंग सम इश्यूज इज कमिंग, सो who work on that module, suppose I work on that module, so it's not my issue, it's not my faults, right? It's a faults of whole my team, right? मतलब मेरी भी गलती है, मेरे टेस्टिंग वाले की भी गलती है, मेरे आर्किटेक्ट की भी गलती है, मेरे मैनेजर की भी गलती है, सबकी गलती है, और सब ने बैठ के एक साथ रेट्रोस्पेक्शन होता है अजाइल में। तो सब फाइंड आउट करते हैं कि गलती क्यों हुई और किस वजह से हुई, और ऐसी गलती ना हो इसके लिए फ्यूचर में हमें क्या करना है। सो कैसा लगा? आई होप आप सबको बहुत बढ़िया लगा होगा पॉडकास्ट। एंड अगर अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब।